हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल में। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, लो एंट्रेंस एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और उसी की सीरीज में हमने क्रैश कोर्स सीरीज चलाई हुई है और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो ईयरप्लग्स लगा लीजिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन हमारे सामने। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ पीपल हैज बीन प्रोवाइडेड एज अ। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंदर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाने का लोगों के लिए कहां पर प्रावधान है, कहां दिया गया है। तो मैं बता दूं, फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसके लिए आर्टिकल 51A है, यानी 51A। और जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। और थर्ड ऑप्शन है ड्यूटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ड्यूटी है? अब इसके लिए आर्टिकल है 47। देखो, 36 से 51 के बीच में आ गया, इसका मतलब ये डीपीएसपी है। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि इट विल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये स्टेट की ड्यूटी होगी लोगों के न्यूट्रिशन को मतलब उनके लेवल को रेज करने की, उसको बढ़ाने की। ध्यान रहे दोस्तों, मैंडेटरी ड्यूटी नहीं है, ये मॉरल ड्यूटी है उनकी। और इनका अगर हनन होता है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज आ। तो ये कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट। दोस्तों, फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक के बीच में आते हैं। तो 12 से 35 फंडामेंटल राइट, 36 से 51 डीपीएसपी और 51A फंडामेंटल ड्यूटी आ जाता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए है आर्टिकल 44। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, आर्टिकल 44 है इसका जो आंसर है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि वन कंट्री वन रूल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोग अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग लॉज होंगे, एक कंट्री एक रूल। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है। आर्टिकल 44 ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉर्मली गिवन अफेक्ट बाय। जो डीपीएसपी है वो कैसे आए हैं हमारे पास में, हमारे सामने कैसे हैं? ये गवर्नमेंट की सरकार के द्वारा बनाए गए कानून है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट द्वारा पास किए गए जजमेंट्स हैं, या फिर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, या फिर कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी हमारे संविधान में दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन का आंसर होगा डूइंग नथिंग एज अफेक्ट हैज ऑलरेडी बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये ऑलरेडी पहले से ही हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following is not a DPSP under Part 4 of the Constitution of India? ये कह रहा है पार्ट 4 में डीपीएसपी दिए गए हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। तो ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा डीपीएसपी नहीं है। आइए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला क्या कहता है। पहला दोस्तों आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 42 मतलब प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इसमें इस संबंध से लेकर सहायता दी गई है कि प्रसूति मैटरनिटी रिलीफ वगैरह जो होगी, और ये मानवोचित दशाएं जो नॉर्मली होती है उनके लिए सहायता के लिए इसमें उपबंध बनाए गए हैं आर्टिकल 42 में। और सेकंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का गठन जो है आर्टिकल 40 में दिया गया है, अनुच्छेद 40। थर्ड ऑप्शन प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन। ऐसा कोई भी आर्टिकल डीपीएसपी में नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड आंसर यही होगा। और फोर्थ ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके लिए आर्टिकल 51 आता है। मतलब अगर कहीं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात होती है तो आर्टिकल 51 के अनुसार ही रेगुलेट किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कह रहा है कि चार ऑप्शन है, इन चारों में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन सा नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है, 25 to 28। पहला देख लेते हैं, पहला क्या ऑप्शन कहता है
फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये है आर्टिकल 27। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति को मजबूर नहीं है किया जाएगा टैक्स देने के लिए किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन हो उसको प्रमोट करने के लिए वो कोई भी इंसान फ्री होगा टैक्स से। ये नहीं कि नहीं आपको टैक्स देना है, हमें ये रिलीजन प्रमोट करना है, टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आर्टिकल 27 कहता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक, ये कह रहा है कि जो इसके लिए जो आर्टिकल 28 है कि किसी भी मतलब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, धार्मिक निर्देश, धार्मिक उपदेश नहीं दिए जाएंगे अगर वो इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से स्टेट फंड से मेंटेन किया जाता है, उसका सब रख रखाव खर्चा पानी सब स्टेट फंड से अगर आता है तो वहां पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। ठीक, और दूसरा कहता है कि कोई भी पर्सन को जबरदस्ती उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, वो उसकी मर्जी होगी अगर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या फिर वही सेम बात स्टेट द्वारा उसका फंड आता है। तो आर्टिकल 28 जो है दो बात करता है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है कि कहीं भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे और अगर दिए जाते हैं तो कोई भी इंसान बाध्य नहीं किया जाएगा उन्हें सुनने के लिए। ये सेकंड ऑप्शन के अनुसार आर्टिकल 28 मतलब आर्टिकल 28 बोलता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, दोस्तों फ्री प्रोफेशन है, सॉरी फॉर मिस्टेक, एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो ये कह रहा है कि सभी इंसान को, सभी कम्युनिटी को, कोई भी व्यक्ति हो चाहे उसको अपने अपने रिलीजन को मतलब प्रचार करने की, उसको प्रैक्टिस करने की, ठीक, उसको अप्लाई करने की खुली छूट होगी, कोई भी किसी पर भी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ध्यान में, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये तीन चीजें रखनी है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। ये पूछ लेते हैं कि स्टेट रिलीजन को प्रोफेस करने के मामले में, उनका प्रचार करने के मामले में किन मुद्दों को ध्यान में रखकर पाबंदी लगा सकती है। तो जहां पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी या हेल्थ की बात आ जाती है वहां पर इन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। फोर्थ ऑप्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 है। ठीक, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है 25 से लेकर 28 तक है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर टू समन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद, मतलब जो हाउसेज है पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, उनको कौन बुलाता है, किसके पास उनकी पावर है उसको बुलाने के लिए। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के पास उनकी पावर होती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज, भारतीय संविधान में जो है भारत की, यूनियन की मतलब केंद्र की, कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल कहा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, मतलब पार्लियामेंट संसद जो है वो किन किन से मिलकर बना है। तो पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर ही एक संसद तैयार किया जाता है, क्योंकि कोई भी बिल दोनों हाउस से ही पास किया जाता है, लोकसभा से ही पास होगा, राज्यसभा से ही पास होगा और बाद में राष्ट्रपति जी भी उसका मतलब उस पर अपनी एसेंट देते हैं, उस पर अपना अप्रूवल देते हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट जो है वो तीनों से मिलकर बनता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करना चाहते हैं तो किसे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जी को वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ डेथ ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की डेथ हो जाती है तो फिर राष्ट्रपति कौन होगा, कौन राष्ट्रपति की तरह एक्ट करेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश
अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, उसके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश ही होंगे जो राष्ट्रपति की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के इस सीरीज में हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलता रहे।